नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और बसंत भाग 2 की किताब से शीर्षक चिड़िया की बच्ची के भाग 2 के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें कहानीकार जैनेंद्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और पाठ का सारांश उस वीडियो में बताया गया है। उस वीडियो के अंतर्गत कहानी के कुछ मुख्य बिंदु भी आपको बताए गए हैं कि जिन बिंदुओं के माध्यम से हम कहानी के बारे में जानेंगे। तो आज हम कहानी की शुरुआत करेंगे उन्हीं बिंदुओं के आधार पर। पाठ है चिड़िया की बच्ची। कहानी के मुख्य रूप। कहानी के कौन कौन से मुख्य रूप हैं, अर्थात किन बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखी गई है, उसका आधार क्या है। तो सबसे पहला है सेठ माधवदास का चिड़िया की बच्ची के प्रति आकर्षण या अनुराग। कहानी का पहला बिंदु है कि एक सेठ माधवदास हैं, वो नगर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भरा पूरा उनका घर-बार है, किसी चीज की कमी नहीं है। अनेकों संगमरमर से बनी कोठियां, अथाह धन दौलत सब कुछ भरा पड़ा है। हीरे मोती जवाहरात, दास दासियां, किसी भी चीज की कमी नहीं है। अनगिनत सुंदर बगीचे, उनके यहाँ धन संपदा या आप कहिए कि किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन सारी चीजों के बावजूद, सारे संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी सेठ माधवदास का जो मन है वो खाली है, सूना है। क्यों सूना है? क्योंकि सेठ माधवदास अपने उस विशाल भवन में अकेले रहते हैं, अर्थात उनका कोई परिवार नहीं है। सुख सुविधाएं तो सारी हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं के बीच भी सेठ माधवदास का मन जो है वो अक्सर उदास रहता है। और वो शाम के समय अपने बगीचे में तख्त पे मसनद लगा करके वहाँ बैठते हैं और अपने बगीचे की सुंदर छटा को, यानी उसके सुंदर रूप को निहारते हैं और उसी से अपना मन बहलाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ उनके मित्र भी आ जाते हैं, जिसे हंसी विनोद करके, यानी विनोद पर चर्चा या हंसी मजाक करके अपने मन को बहला लेते हैं। तो एक दिन की घटना होती है कि सेठ माधवदास शाम के समय अपने बागीचे में बैठे हुए हैं और अचानक एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया आकर के वहीं एक गुलाब की डाली पर बैठ जाती है। चिड़िया इतनी खूबसूरत है, चिड़िया का जो रंग रूप आकार कहानी में बताया गया है कि उसकी गर्दन जो है वो गुलाबी है, उसकी गर्दन जो है वो गुलाबी है और किनारे से धीरे धीरे वो थोड़ी नीली हो गई है और उसके जो पंख है नन्हे नन्हे से वो एकदम काले श्याम रंग के हैं। और चिड़िया के शरीर पर, यानी उसके पंखों पर चित्र विचित्र चित्रकारी की गई है, यानी उसके जो पंख है उस पे अनेकों तरह की कलाकारी
छपा हुआ है, वो प्राकृतिक है, छापा नहीं गया है। वह नन्ही सी चिड़िया सेठ माधवदास की सत्ता से अनभिज्ञ है। उसे ये नहीं पता है कि ये सेठ माधवदास का बागीचा है, उसे आराम की जरूरत नहीं है। ऐसा उसको देखकर लगता है, उसके क्रियाकलाप को देखकर लगता है, क्योंकि चिड़िया कूदती रहती है एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, एक क्षण भी वो स्थिर होकर के किसी डाली पर बैठती नहीं है। तो चिड़िया का इस तरह से उड़ना, एक डाली से दूसरी डाली पर बैठना सेठ माधवदास को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़िया है कि इतनी खूबसूरत नन्ही सी चिड़िया है, पंख एकदम काले काले हैं, गर्दन उसकी गुलाबी है और किनारे से नीली धारियां हैं उस पे, यानी किनारे से गर्दन का रंग नीला है। चिड़िया बहुत ही आकर्षित है, बहुत ही खूबसूरत है। चिड़िया के पंखों पर विचित्र चित्रकारी की गई है, वो प्रकृति की एक लीला है। तो चिड़िया का उड़ना और नन्ही चोंच से वो एक ऐसा सुरीला स्वर निकालती है जो सेठ माधवदास के मन को मोह लेता है। तो पहला बिंदु कहानी का यही है कि सेठ माधवदास का चिड़िया के बच्ची के प्रति आकर्षण या अनुराग उत्पन्न हो जाता है और वो चिड़िया से बात करते हैं। कहते हैं कि चिड़िया, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम यहीं मेरे बगीचे में रह जाओ। पहले तो चिड़िया ध्यान नहीं देती है, वो ये नहीं जानती कि बात मेरे से ही की जा रही है, यानी बात मुझसे ही की जा रही है। लेकिन फिर जब दोबारा सेठ माधवदास कहते हैं कि हे सुंदर चिड़िया, तुम यहीं मेरे बगीचे में ही रह जाओ, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तब चिड़िया सकुचा जाती है, थोड़ा सा डर जाती है। वह अपना ध्यान सेठ माधवदास की तरफ ले जाती है। तो फिर वो कहती है डरते हुए, सकुचाते हुए कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि यह बागीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ, मैं तो तनिक देर आराम के लिए यहाँ आकर के बैठ गई थी। तो सेठ माधवदास कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस बगीचे में आराम से रह सकती हो, तुम हमारा मन बहलाओ और यह बगीचा ही क्या, सारे जितने भी संसाधन हैं वो सब मैं तुम्हें दूंगा, तुम यहीं ठहर जाओ। चिड़िया डरते हुए, भयभीत होते हुए, सकुचाते हुए कहती है कि क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि यह बागीचा आपका है, मैं तो तनिक देर आराम के लिए बस यूं ही रुक गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। लेकिन सेठ माधवदास फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी बागीचे में रहो, तुम्हारे बिना तो यह बागीचा सुना सुना सा लग रहा था, अच्छा हुआ कि तुम इस बागीचे में चली आई। इस नन्ही चोंच से तुम जो मधुर स्वर निकाल रही हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा महल भी सुना सुना है, इसमें कोई हंसने खिलखिलाने या चहचहाने वाला नहीं है, और तुम्हारे इस क्रियाकलाप को देख करके मेरा मन जो है, यानी चित्त प्रफुल्लित हो रहा है, चित्त प्रफुल्लित यानी मेरा मन जो है वो बहुत खुश हो रहा है, और तुम मेरे मन को खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। तो चिड़िया कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बागीचे में आ गई, मैं अभी अपने माँ के पास चली जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं तो बस यूं ही जी बहलाने के लिए थोड़ा घोंसले से बाहर चली आई थी। तो सेठ माधवदास कहते हैं कि पागल मत बनो चिड़िया, कि सुंदर चिड़िया तुम पागल मत बनो, मेरे पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारी धन संपदा है, मैं तुम्हें सोने के महल में रखूंगा, मेरा जो सामने देख रही हो बड़ा सा महल है वो एकदम सूना है, वीरान पड़ा हुआ है, उसमें किसी के खिलखिलाने और चहचहाने की आवाज नहीं आती है, मैं तुम्हें सोने का एक सुंदर घर बना दूंगा, मोतियों की झालर लटका दूंगा, सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए वहाँ उपलब्ध रहेंगी, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें जिस कटोरी में भोजन दिया जाएगा वो भी सोने का होगा। तो चिड़िया कहती है
लालच, प्यास है, पूरे जगत को सोने की यानी धन संपदा की चाहत है। और तुम कह रही हो कि मुझे सोना पता ही नहीं है, सोना क्या है। तो चिड़िया कह रही है वाकई में मैं नहीं जानती कि सोना क्या होता है और मेरे लिए सोने की क्या जरूरत है। घास के तिनके से बना हुआ मेरा छोटा सा घोंसला ही मेरा संसार है। घोंसले के बाहर सूर्य की रोशनी छन करके आती है। मेरी माँ जो 2 दाने चुन करके ले आती है वो मेरा भोजन हो जाता है, उसी से मेरा पेट भर जाता है। मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, यानी मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, सूर्य की रोशनी है, हवा है, 2 टुकड़े अनाज के दाने हैं। मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है। ये धन संपदा, हवेली, सोना क्या है मैं नहीं जानती। मैं तो थोड़ा जी बहलाने के लिए बाहर निकली थी और इस बगीचे में थोड़ी देर ठहर गई। मुझे नहीं पता था कि ये बागीचा आपका है। शाम हो रही है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तो फिर सेठ माधवदास कहते हैं कि तुम निरी भोली हो, यानी तुम बहुत सीधी सादी हो, बहुत भोली हो, तुम्हें सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, अनजान हो तुम। सारा जगत इन्हीं सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और तुम्हें मैं सारी सुख सुविधाएं देने की बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम इन सुख सुविधाओं से मुंह मोड़ रही हो। तो चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे इन भौतिक सुख संसाधनों की कोई जरूरत नहीं है। तो कहानी का जो दूसरा मुख्य रूप है, जो दूसरा बिंदु है, वो है कि भौतिक सुखों की अपेक्षा माँ की गोद और स्वतंत्रता का अधिक महत्व। चिड़िया की बच्ची ने सेठ माधवदास द्वारा दिए गए अनेक प्रलोभनों को ठुकरा दिया। उसने भौतिक सुख संसाधनों को कोई महत्व नहीं दिया, उसने सबसे ज्यादा महत्व दिया माँ की गोद और स्वतंत्रता का, क्योंकि वो प्राकृतिक सुख को जानती है, सूर्य के धूप को जानती है, हवा जानती है, अपना घोंसला जानती है, उसे अन्य चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी माँ को जानती है, घोंसले के अंदर सूर्य की छन करके आती हुई रोशनी का आनंद जानती है, पेड़ों की डालियों पर उड़ना जानती है। स्वतंत्रता से वो जब उसकी इच्छा हुई वो गाना और चहचहाना चाहती है। वो सेठ माधवदास के महल में रह करके सोने के पिंजरे और झालर लगे हुए महल या सोने की कटोरी के भोजन या पानी को महत्व नहीं देती है। तो इस बिंदु से हमें यह भी आभास होता है कि हमें स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय होनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा भी है कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को यानी दूसरे के अधीन रहने वाले व्यक्ति को सपने में भी सुख का अनुभव नहीं होता है। स्वतंत्रता सबसे अधिक प्रिय होती है। वो चाहे पशु पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, स्वतंत्रता सबको अत्यधिक प्रिय होती है। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी बताना चाहा है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। कहानी के अंतर्गत आप देखेंगे कि सेठ माधवदास प्रलोभन देते देते किस तरह से चिड़िया को फंसाना चाहते हैं, लेकिन अपनी सतर्कता के कारण ही चिड़िया की बच्ची उस कैद में नहीं आ पाती है और वह स्वतंत्र होकर के पुनः अपनी माँ के पास पहुंच जाती है। कहानी का तीसरा जो मुख्य रूप है, तीसरा जो बिंदु है कि सेठ माधवदास धन संपदा के आधार पर कि वो भाई नगर का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति है, धनी है, तो वह
चाहता है कि जो भी उसकी मनवांछित इच्छाएं हों वो सभी पैसे के बल पर पूरी हो जाएं। तो वो भाई चिड़िया के प्रति उसे आकर्षण हो गया है, वह चिड़िया के प्रति आकर्षित है, उसे चिड़िया के प्रति आकर्षण हो गया है, तो वो चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। तो तीसरा मुख्य बिंदु है अपनी प्रत्येक मनवांछित वस्तु को अपने वश में करना। ये तो सेठ माधवदास की प्रवृत्ति है, आदत है कि जो भी चीज उसे अच्छी लगे वह सोचता है कि उसे अपने पास रखे। चिड़िया उसे अच्छी लग रही है, वह चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। बार बार चिड़िया को कहता है कि ए भोली चिड़िया, तुम इसी बागीचे में रह जाओ, ऐसे एक नहीं अनगिनत बागीचे हमने बनवाए हैं और वो सारे के सारे तुम्हारे लिए हैं, तुम उसमें सुख चैन से रहोगी, तुम्हारी सुविधा का हर सामान तुमको उपलब्ध रहेगा, तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं रहेगा। तुम अपनी माँ के पास क्या पाओगी? घास फूस के तिनके से बना हुआ एक छोटा सा घोंसला जिसमें धूप आती रहती है, 2 दाने खाने को मिल जाएंगे, उन सबसे तुम्हारा क्या होगा? और यहाँ मैं तुम्हारे पंख भी, यहाँ तक कि तुम्हारी चोंच भी सोने का बनवा दूंगा। लेकिन चिड़िया तैयार नहीं होती है। चिड़िया कहती है नहीं, मैं नहीं जानती ये सोना क्या होता है, मोती क्या है, झालर क्या है, सोने का पिंजरा क्या है, मैंने ये सब चीजें नहीं जानी है। मैं सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, अपना घोंसला जानती हूँ, अपने भाई बहन को जानती हूँ, सूरज की धूप को जानती हूँ, हवा जानती हूँ, नदी झरनों के बहते जल को जानती हूँ, पेड़ों की डालियों को जानती हूँ, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ना जानती हूँ, स्वतंत्रता से जब मेरी इच्छा हो मैं मधुर स्वर में गाना या चहचहाना जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी भौतिक सुख को नहीं जानती। चिड़िया का संसार ही कितना बड़ा होता है। चिड़िया एक छोटी सी कविता है कि चिड़िया जब अपने अंडे में रहती है, यानी चिड़िया का जो आकार होता है, उसका जो घर होता है, सबसे पहले उसका जो घर होता है एक अंडा होता है, क्योंकि अंडे में से ही वो चिड़िया निकलती है। तो चिड़िया कहती है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, और तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। वो क्या जानती है कि संसार क्या है? वह अंडे को ही अपना पूरा संसार जानती है। लेकिन जब वो अंडे से बाहर आती है और अपनी माँ के बनाए गए घोंसले में आती है, उसका जन्म होता है अंडे से, तो फिर कहती है वो कि फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनके से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। वह घोंसले को ही पूरा संसार समझ बैठती है कि यही जो है वो जगत है, यानी पूरा संसार है। लेकिन धीरे धीरे वो चिड़िया का बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, चिड़िया उन्हें उड़ना सिखाती है, अपने नन्हे नन्हे परों को फैला करके वो उड़ना सीखते हैं, पेड़ों की डाली पर उड़ना सीखते हैं। आखिर जब मैं एक दिन उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। वो चिड़िया की बच्ची कहती है कि जब अंत में मेरी माँ ने मुझे उड़ना सिखाया और मैं अपने नन्हे परों के द्वारा उड़ करके जब आसमान में गई, तब मुझे समझ में आया कि यह कितना बड़ा संसार है। नहीं तो उससे पहले, सबसे पहले तो मैंने अंडे को ही संसार समझा कि अंडे में ही पूरा संसार बसा हुआ है। जब मैं अंडे से बाहर आई घोंसले में, तो मैंने घोंसले को ही पूरा संसार समझा। और इसके बाद जब माँ ने मुझे उड़ना सिखाया, मैंने अपने नन्हे नन्हे परों से आकाश की ऊंचाइयों को नापना शुरू किया, तब जा करके हमारी समझ में ये आया कि नहीं, बहुत बड़ा है यह संसार। तो मैं तो इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों को जानती हूँ, मैं अन्य
चीजों को नहीं जानती। चौथा मुख्य रूप है मनुष्य की स्वार्थपरक भावना। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो सेठ माधवदास भी धनी संपन्न व्यक्ति है, फिर भी उसका घर जो है वो सूना है। नगर का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे संपन्न, सबसे धनी व्यक्ति होने के बावजूद भी उसका महल जो है वो किलकारियों से सूना है। वो उतने बड़े महल में अकेले रहता है और उसका जो है चिड़िया के प्रति आकर्षण बढ़ता ही जाता है। चिड़िया उसको बहुत अच्छी लगती है, तो वह चिड़िया को किसी भी प्रकार यानी किसी भी प्रकार अपने पास रखना चाहता है। तो कहानी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के स्वार्थ की भावना को भी उजागर किया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं करने को तैयार है। सेठ माधवदास जब जान जाते हैं कि चिड़िया हमारी बात नहीं सुनेगी, तो वो चिड़िया को बहलाने फुसलाने का काम करते करते एक बटन दबा लेते हैं और बटन की आवाज उनके महल के अंदर सुनाई देती है। वहां से भागता हुआ एक नौकर आता है और नौकर को सेठ माधवदास इशारे में कुछ समझाते हैं, यानी वो चिड़िया को पकड़ने का इशारा करते हैं। नौकर को बताते हैं कि मैं इसे अपनी बातों में उलझाए रखता हूँ और तुम जो है इस चिड़िया को पकड़ लो। तो सेठ माधवदास कहते हैं चिड़िया से कि ये चिड़िया, तुम्हें क्या जल्दी है, अभी तो बहुत उजाला है। क्योंकि चिड़िया कहती है ना कि रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं दिखेगा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तो सेठ माधवदास कहते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत उजाला है, क्या जल्दी पड़ी हुई है। अच्छा, तुम अपने घर परिवार के बारे में मुझे बताओ, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया कहती है कि मैं 2 बहन एक भाई हूँ, बस अब मुझे आप जाने दीजिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, अंधेरा हो जाएगा तो मुझे रास्ता नहीं सूझेगा। तो सेठ माधवदास कहते हैं कि ये सुंदर चिड़िया, तुम्हें इतनी क्या जल्दी लगी हुई है, मैं बार बार तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि तुम मेरे यहीं इसी बागीचे में ठहर जाओ, मेरे महल में रहो, मेरा सारा महल, सारे बागीचे तुम्हारे लिए है, तुम उसमें सुखी रहो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो चिड़िया कहती है कि ये माला माल क्या होता है, मुझे नहीं पता है। तो सेठ कहते हैं तुम कितनी भोली हो तो इतनी सुंदर, लेकिन तुम एकदम भोली हो। माला माल होने के चक्कर में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है, और मैं तुम्हें जब कह रहा हूँ कि मैं माला माल कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, और मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ फिर भी तुम मेरे आग्रह को नहीं मान रही हो। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास क्या मिलेगा, खाने को भरपेट भोजन नहीं मिलता, वो उड़ के जाएगी तो 2 दाना कहीं से चुग करके लाएगी, घास फूस के तिनके से बने घोंसले पर तुम रहोगी, और यहाँ तुम्हें गद्दा मिलेगा रहने के लिए, मसनद मिलेगा, सोने का महल, उसमें मोतियों की झालर लटकती रहेगी, जिसमें तुम भोजन करोगी, जिस कटोरी में पानी पियोगी वो सब सोने चांदी की होंगी, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो तुम यहाँ क्यों नहीं रहती हो। लेकिन चिड़िया कहती है कि नहीं, मुझे कोई भी सुख संसाधन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानती कि ये सोना चांदी क्या है, मोती की झालर क्या है, सोने का पिंजरा क्या है, मुझे इन सब चीज़ों से नहीं मतलब है। मैं सिर्फ अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। इतने में चिड़िया को लगता है कि किसी कठोर हाथ का स्पर्श उसे महसूस हुआ, यानी नौकर जो था, सेठ माधवदास ने इशारा किया ही था और वो चिड़िया से बतिया ही रहे थे कि नौकर पीछे से गया और चिड़िया को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चिड़िया तो चौकन्नी पहले से ही थी, उसे किसी कठोर हाथ का स्पर्श हुआ और वह चिचियाते हुए बहुत तेज उड़ गई, यानी नौकर के पंजे में आकर के भी चिड़िया नौकर के हाथ से छूट गई। तो इसलिए लेखक ने पहले ही कहा है कि हमें अपनी स्वतंत्रता
प्राप्ति के लिए हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। चिड़िया अगर चौकन्नी न रही होती तो वो सेठ के नौकर के कब्जे में आ गई होती। तो चिड़िया एक सेकंड भी नहीं रुकी, न तो उसने पीछे मुड़ करके देखा। वो ची ची करती हुई और पंख अपना फड़फड़ाती हुई एक सांस में उड़ती हुई सीधे अपनी माँ के पास पहुंची और अपनी माँ से लिपट करके यानी अपनी माँ के गले लग करके चिड़िया रोने लगी। तो चिड़िया की माँ ने जब देखा कि उसकी बच्ची इतना सुबह सुबह के रो रही है तो वो बार बार पूछे जा रही है कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, लेकिन चिड़िया की बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही है। अर्थात वह इतना ज़्यादा डर गई है कि मारे डर के उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है। और जितना ही उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, उतना ही वो कस करके अपनी माँ को पकड़ लेती है और अपनी आंखें मीच लेती है। मीच यानी बंद कर लेती है और मारे डर के वो ऐसा सोचती है कि अब मैं जीवन में कभी भी अपनी आंखें नहीं खोलूंगी और न ही अपनी माँ को छोड़ करके कहीं जाऊंगी। यानी उसे ये संसार बहुत धोखेबाज लगता है। वो जानती है कि माँ की गोद के अलावा और इस संसार में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। भाई वो वहाँ धोखा खा चुकी होती है। सेठ माधवदास मीठी मीठी बातों में उसे बहलाए फुसलाए रखता है और तब तक उसे किसी कठोर हाथ का स्पर्श होता है। वो तो अच्छा था कि वो इतनी सतर्क थी कि अपनी सतर्कता के कारण बच करके पुनः अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। पांचवा है प्राकृतिक वस्तुओं का महत्व। तो पशु पक्षी ही नहीं, प्राकृतिक वस्तुओं का महत्व मानव जीवन में भी बहुत है। बिना प्रकृति के मानव का जीवन संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए, मनुष्य की जो स्वार्थपरक भावना है, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का संरक्षण करना भूल गया है। वो कर ही नहीं रहा है और धीरे धीरे प्रकृति जो है वो नष्ट होती जा रही है। लेकिन मानव को शायद यह आभास नहीं हो रहा है कि यदि प्रकृति है तो उसका जीवन संभव है और अगर प्रकृति नहीं है तो उसका जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। कहानी का जो मूल सार है, मूल सार इसी पर टिका हुआ है कि भौतिक सुखों की अपेक्षा हमें अपनी स्वतंत्रता, अपना परिवार, अपनी माँ, अपना समाज, उसके प्रति ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। नन्ही सी चिड़िया की बच्ची ने ये संदेश दिया है इस कहानी के माध्यम से कि सेठ माधवदास अनेक प्रलोभन देता है उसे। प्रलोभन यानी लालच, लेकिन वह सेठ माधवदास के किसी लालच में नहीं आती है। न सोने का पिंजरा, न सोने की कटोरी, न मोतियों की झालर, न सुंदर बागीचे, न बड़ा महल, वह किसी चीज के प्रलोभन में नहीं आती है। उसे क्या चाहिए होता है? बस सूरज की धूप, खुली हवा, पेड़ों की डालियों पर उछलना कूदना, स्वतंत्र रूप से चहचहाना, नदियों और झरनों का बहता जल पीना। आपने अपनी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन में भी पढ़ा होगा कि उसमें भी पक्षी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। वो कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र रहने वाले जीव हैं, यदि हमें पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो हम अपने स्वतंत्र रह करके गा नहीं पाएंगे। गा मतलब यानी जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हम स्वतंत्र रूप से एक डाली से दूसरी डाली पर उछलते कूदते हैं, चहचहाते हैं, जब हम पिंजरे में कैद हो जाएंगे तो ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले प्राणी हैं, यदि हमें सोने के पिंजरे में भी कटोरी में जल दिया जाए तो हम भूख प्यास से तड़प करके मर जाएंगे। कनक तीलियों से टकरा के पुलकित पंख टूट जाएंगे। उस सोने की तीलियों से
हमारे हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति नहीं है तो हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं है। कहानी आप अपनी किताब से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तो उस छोटी सी बच्ची के माध्यम से आपको भी अपने जीवन में एक नई सीख मिलेगी, नया जोश मिलेगा और आप भी अपने प्रति जिम्मेदार बनने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम एक नए शीर्षक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।